हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में उसका जो पेपर है प्रीवियस पेपर उसको सोल्व करेंगे पूरे को। इस पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। यदि कोई स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज से है तो वो भी उसको भी इसका महत्व मिलेगा, यानी कि उसको भी इसका फ़ायदा होगा। और जो हिंदी में पढ़ना चाहता है या हिंदी वाला स्टूडेंट है उसको भी इसका फ़ायदा होगा। इस क्वेश्चन को पहले सोल्व इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक व्यू मिल सके, क्योंकि समय आपके पास कम है, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। मई के लास्ट में आपके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। ये जून के फर्स्ट वीक में, जून में आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो इस वजह से इस पेपर का लाने का उद्देश्य यही है ताकि यहाँ पर आपको क्या हो, एक वीडियो में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने का मौका मिल जाए। तो इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई आप कुछ एक्सप्लेन कोई अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, ठीक है। वहाँ पर मैं उसको उस पर काम देख लूँगा जो वीडियो अगर बनाना है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि भाई आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिएगा, ताकि मैं उस पर फिर काम कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर आप देख सकते हैं 2023 का पेपर है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑर्नामेंटल क्रॉप्स MEP, मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंडस्केपिंग, ठीक है। जो सिलेबस मैंने इससे पहले डिस्कस किया है, ठीक है। आप उसको इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको मैं आई बटन पे यहाँ पर उसका लिंक दे दूँगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। या फिर मैंने इसका बीएससी एग्रीकल्चर BSc AG ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले जो क्वेश्चन होता है टोपैरी होता है। टोपैरी क्या मतलब क्या होता है, देखो टोपैरी क्या होता है। टोपैरी एक आर्ट एंड साइंस है, यानी कि कला और विज्ञान है, जिसमें क्या होता है कि आपने किसी गार्डन्स में आपने एनिमल्स का स्टैचू देखा होगा, किसी एनिमल्स का, हाथी का बना देते हैं, बर्ड्स का बना देते हैं। तो जब हम कोई एक आकार दे देते हैं, यानी कि जब हम एक गार्डन्स में किसी प्लांट्स को उसका एनिमल शेप दे देते हैं या यानी पक्षियों का एक शेप दे देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोपैरी बोलते हैं। ये तो मैंने बेसिक सी डेफिनेशन बताई है आपको, ठीक है। अब इसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये होता कैसे है। आप इस तरह इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये टोपैरी हैं, इस तरह का जो शेप बनाते हैं, देखो इस तरह का आप लोगों ने काफ़ी बड़े गार्डन्स वगैरह में देखा होगा। इस तरह का जब हम शेप बनाते हैं तो ये टोपैरी कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, टोपैरी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इससे अलग आपने कभी इस तरह का भी देखे होंगे, इस तरह से भी देखे होंगे गार्डन्स के अंदर। इस तरह से भी कोई भालू बना देते हैं, पक्षी बना देते हैं, मोर बना देते हैं। तो इस तरह का ये जो भी ये क्या होता है, एक कला है, जिसमें क्या होता है कि प्लांट्स को एक शेप दे देते हैं। किसका शेप दे देते हैं, एनिमल्स का शेप दे देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एनिमल्स का, ठीक है। एनिमल्स मतलब कोई जंतु बना दिया, किसी हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिया, पक्षी बना दिया, और इस तरह का जो आप शेप देते हैं, यानी कि इस तरह का जो स्टैचू बनाते हैं उसे हम टोपैरी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह का इसे हम टोपैरी बोलते हैं। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन में हिंदी में देखो, आप अगर आपको हिंदी में डेफिनेशन इसकी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। टोपैरी एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें क्या होता है कि आप जो प्लांट होता है उसको एक शेप देते हैं, एक आकार दिया जाता है। किसका, पशु का, एनिमल्स का या फिर पक्षियों का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोपैरी बोलते हैं। ये हिंदी में डेफिनेशन है स्टूडेंट, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इंग्लिश में डेफिनेशन चाहिए तो देखो, द टोपैरी, मैंने पहले बताया, टोपैरी इज़ द आर्ट ऑफ डेवलपिंग द प्लांट, ट्रेनिंग द प्लांट इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ शेप लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, आर्चीज एक्सेट्रा। The plant should be amenable for repeated pruning and also flexible with more vegetative growth. Okay,
तो मतलब द प्लांट शुड इसलिए किया जाता है ताकि वो क्या हो सके, उसमें दोबारा से प्रूनिंग की जा सके, वो फ्लेक्सिबल हो सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो। तो आप कौन कौन सी टोपेरी प्लांट्स का, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी आप टोपेरी कर सकते हो। इनरमी है, इनरमी यानी कि जिसे आप इनरमी आपने बहुत बार देखा होगा, हरियाली घास वगैरह, ठीक है। डुरंटा है, डुरंटा पल्मोरिया है, बोगनविलिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, इनको आप टोपेरी कर सकते हो। बोगनविलिया आपने काफ़ी बार देखे होंगे। बोगनविलिया की बात करें तो ये येलो कलर के फूल्स आते हैं, इसमें पिंक कलर के फूल्स खिलते हैं इसमें। और डुरंटा भी आपने काफ़ी बार देखा होगा, गोल्डन कलर की होती है। और जो क्लोरोडेंड्रम जो होता है इनरमी, ये हरियाली होती है, हरी होती है, ठीक है। अगर इनको आप सर्च करोगे तो आराम से इनको आइए आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो, ये सब, ये ठीक है, ये इनरमी है, ये सारा का सारा इनरमी है, ये इनरमी है, ये इनरमी होता है, ठीक है। बोगनविलिया आपने देखा ही होगा। बोगनविलिया की अगर मैं बात करूँ तो बोगनविलिया आपने यहाँ पर देखा होगा, ऐसी बात नहीं। चलो मैं बोगनविलिया दिखा देता हूँ। पिंक कलर के फूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए डुरंटा है, ये डुरंटा है, ठीक है। ये बोगनविलिया है, ये सारे के सारे बोगनविलिया हैं। इस तरह के आपने प्लांट्स देखे होंगे बोगनविलिया के, ठीक है। बहुत बार आपने ये कॉलेज में भी हैं हमारे, ठीक है। आप इसमें काफ़ी बार आपने इस तरह का देखा होगा, ये बोगनविलिया है। इसका भी प्रयोग हम टोपेरी बनाने में करते हैं, ठीक है। और डुरंटा पल्मोरिया, डुरंटा होते हैं, इनरमी होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने देखा होगा, ठीक है। आ गया होगा, आशा करता हूँ ये टोपेरी का मीनिंग आपको पता लग गया होगा। टोपेरी एक, ठीक है, टोपेरी क्या होती हैं, एक आर्ट होती हैं जिसमें किसी प्लांट्स को एक एनिमल्स का शेप देते हैं या पक्षियों का शेप देते हैं, उसे हम टोपेरी कहते हैं, ठीक है। अब आता है आपके पास लूज फ्लावर। देखो लूज फ्लावर और कट फ्लावर दो चीज़ें होती है स्टूडेंट। एक तो लूज फ्लावर्स होता है, एक कट फ्लावर्स होते हैं। लूज फ्लावर्स में अगर मैं बात करूँ, जैसे मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड आपने नाम सुना होगा, गेंदा, जो गेंदा की फसलें होती हैं वो लूज फ्लावर्स में होती है। और जो कट फ्लावर्स में आते हैं वो आपका रोज होता है, गुलाब। जो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है कि जो कट फ्लावर्स होते हैं उसमें स्टेम्स बड़ी होती है, स्टेम्स बड़ी होती हैं। जैसे आपने गुलाब देखा, उसकी स्टेम्स ज़्यादा बड़ी होती है और उसमें वुड पाया जाता है, लकड़ी वगैरह जो होता है उसके अंदर वुड वगैरह होता है। जबकि जो लूज फ्लावर्स होता है उसके अंदर वुड नहीं पाया जाता। अगर आप मैरीगोल्ड के स्टेम को, यानी कि मैरीगोल्ड के का जो स्टेम है उसको काटोगे, यानी कि हाथ से तोड़ने की कोशिश करोगे तो मुड़ जाएगा, क्योंकि वो लूज हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर वुड नहीं है। अगर वुड होता है तो कट वो अलग हो जाता है इजीली, लेकिन वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है, जिसे आप कह सकते हो पिचक जाता है, यानी कि वो वो सही तरीके से उसको अलग नहीं किया जा सकता। बट मैं फिर भी इसकी डेफिनेशन आपको अलग से बताता हूँ। देखो एक और मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, एक डिफरेंस और मेरे दिमाग में भी आया है। जो लूज फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो लूज फ्लावर्स होते हैं, इनका जो प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो इनको कट किया जाता है या हार्वेस्ट किया जाता है, विदाउट स्टम के कट किया जाता है, विदाउट स्टम, ठीक है। आपने जो मैरीगोल्ड देखा होगा या गेंदा का आपने देखा होगा, जो गेंदे की फसलें होती हैं उसके फ्लावर्स को लेते हैं, केवल हम फूल को लेते हैं। जबकि गुलाब का फूल आपने देखा होगा तो गुलाब के स्टम को भी लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि जो लूज फ्लावर्स होता है उसमें हम विदाउट स्टम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उसमें हम स्टम्स को यूज नहीं करते, केवल फ्लावर्स का यूज करते हैं, यानी कि उसको जो हम काटते हैं तो स्टम को नीचे छोड़ देते हैं और उसके फ्लावर्स को ले लेते हैं। जबकि कट फ्लावर्स में क्या होता है, कट फ्लावर्स में जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम पूरी स्टम्स को लेते हैं, ठीक है। उसमें फूल को नहीं ले जाता, पूरी स्टम्स को ले जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए।
देख लीजिएगा, द कट फ्लावर आर यूजुअली हार्वेस्टेड अलोंग विद द स्टम, यानी कि जब उसको हम कट करते हैं उसकी स्टम्स उसकी ब्रांच के साथ करते हैं, जबकि लूज फ्लावर्स में हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट विदाउट स्टम, विदाउट मतलब उसमें क्या कहते हैं, विदाउट स्टम के कहते हैं, यानी कि हमको केवल फ्लावर्स चाहिए होता है। द कट फ्लावर यूज फॉर द मेकिंग द फ्लावर वेज या फिर गिफ्टिंग ग्राफ पर्पज़ के लिए यूज होता है, जबकि जो लूज फ्लावर्स होता है इसका प्रयोग हम गार्लैंड्स एंड ऑफरिंग इन वर्शिप, आपने पूजा देखा होगा, पूजा जब हम करते हैं तो क्या वहाँ पर क्या कहते हैं, हम केवल फूलों को रखते हैं ना कि स्टम को रखते हैं, ठीक है। आपने माला देखी होगी, माला जो होती है केवल किसकी बनाई जाती है, फूल की बनाई जाती है, ना कि स्टम वाले फ्लावर्स की बनाई जाती है। अगर आप कट फ्लावर्स की बात करें तो उसमें जो गुलाब होता है, गुलाब की जो माला बनाई जाती है स्टूडेंट, उसको कट किया जाता है, केवल गुलाब को रखा जाता है। जबकि जो अच्छी माला बनती है, आपने देखा भी होगा कि मैरीगोल्ड की अच्छी बनती है, ठीक है, क्योंकि जो गुलाब होता है वो लूज फ्लावर, वो कट फ्लावर्स होते हैं, उसमें से फ्लावर्स गिर जाते हैं, जबकि जो आपका जो मैरीगोल्ड होता है उसकी माला अच्छी बनती है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट, आप इसे आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। इसका गूगल का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्द समझाने की कोशिश कर सकूँ। अगर मैं इसको पीपीटी के थ्रू समझाऊंगा तो मुझे लगता है कि 2 दिन में कंप्लीट होगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो डोंट माइंड मत करना, ये सब चीज़ें हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गूगल का सारा जो ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्या लिखा है कि किन्हीं आपको समर सीजन वाले की दो समर सीजन के एनुअल्स फ्लावर्स होते हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। जब आप लिख सकते हैं जैसे जैनिया है, कोचिया है, परपुदिया है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। किन्हीं आपको 2 एनुअल्स सीजन के फ्लावर्स के नाम बताने थे, आपको प्लांट्स के नाम बताने थे। एनुअल्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल कितने साल में पूरा करते हैं, 1 साल में पूरा करते हैं। इस तरह के समर्स होते हैं, रैनी होते हैं और विंटर, 3 प्रकार के सीजन एनुअल्स फ्लावर्स होते हैं। रैनी सीजन के होते हैं, विंटर सीजन के होते हैं और समर सीजन के होते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये एनुअल्स फ्लावर्स हैं, ओके। तो ये एनुअल्स हैं, तो इसमें क्या होता है, देखो एनुअल्स फ्लावर्स में जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट सॉरी, अभी मैंने बताया समर एनुअल्स होते हैं, रैनी एनुअल्स होते हैं, विंटर एनुअल्स होते हैं। जो एनुअल्स फ्लावर्स होते हैं ऐसे प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल कितने साल में पूरा करते हैं, ये तो 1 सीजन में या 1 साल में कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनुअल्स फ्लावर्स बोलते हैं। इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैनिया, कोचिया, प्रोटुल्का, थितोनिया, इनमें से आप कोई भी अगर आप 2 लिख देते तो आपके 2 नंबर मिल जाते। फरवरी से मार्च इसका सोविंग ऑफ सीड होता है, ठीक है। सोविंग ऑफ सीड यानी फरवरी से मार्च तक बोया जाता है। जितने भी ये आप समर एनुअल्स फ्लावर्स दिख रहेंगे, 9 प्लांट हैं ये, जैसे जैनिया है, कोचिया है, पोर्टुल्का है, थितोनिया है, गैलेरिनिया है, सनफ्लावर, कॉस्मोस, गम्फीना है, कोरोप्सिस है, ये सारे के सारे क्या है, एनुअल फ्लावर्स होते हैं। इनकी जो सोविंग टाइम होता है फरवरी से मार्च होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो फरवरी से मार्च में ये बोए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। आपसे ये पूछे गए थे, अब की बार आपसे हो सकता है रैनी सीजन के 2 पूछ ले, तो रैनी सीजन जून जुलाई में सोविंग किए जाते हैं, जैसे बाल्सम है, कोक्सकॉम्ब है, एमरेंथस है, आपको ग्लैडिया है, टोनिया है और गम्फीना है, ये सारे के सारे आपके रैनी सीजन के एनुअल फ्लावर्स हैं। उसके बाद विंटर एनुअल फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं, विंटर बोए जाते हैं सितंबर और अक्टूबर में। दे आर एलिबल टॉलरेंट टू लो टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर्स, ठीक है। जो कम टेम्परेचर जिनको हम सहन कर सकते हैं, यानी कि जो लो टेम्परेचर पर ग्रो होते हैं, वे सारे के सारे विंटर एनुअल्स होते हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी लिख सकते थे, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं, ये देखो, ये एग्रेंटम है, ठीक है, करेजेंथेनियम है, ऑर्गेनाइजेंथियम है, एक्रोक्लेनम है, ठीक है, एंचोसा, ये एग्रेंटम, इनमें से कोई भी आप 2 लिख देते तब भी आपका काम। तो ये मैंने आपको बताया कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर स्टूडेंट्स ये हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं जो इससे पहले मैंने आपको टोपेरी वगैरह बताया है उसको भी मैं इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें भी वो, इस नोट्स में भी वो है, ठीक है। ये रहा टोपेरी, टोपेरी पूछा गया था इससे पहले। टोपेरी इट इज़ द आर्ट ऑफ ट्रेनिंग द प्लांट इनटू द डिफरेंट शेप, ओके। इट इज़ द आर्ट ऑफ द क्रिएटिंग द स्कल्पचर यूजिंग द क्लिपिड ट्री सब shrubs plants used to the topiary are the evergreen having the small leaves या needles produce dense foliage या
कोलुमिना ग्रोथ और हैबिट। अरे सिंपल सी बात है कि आप अगर ये कहने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है सिंपल सा कि एक आर्ट होती है, एक ट्रेनिंग जब आप करते हैं वो, तो एक ट्रेनिंग की एक कला है जिसमें क्या होता है, प्लांट को डिफरेंट शेप दिए जाते हैं, ठीक है। वो क्रिएट करता है क्या, वो ट्री से भी क्रिएट किया जा सकता है, टोपेरी सब से भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। टोपेरी जो होते हैं एवरग्रीन होते हैं, एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, उसमें हरियाली उसके अंदर होती है। ऐसा नहीं कि सूखी पत्तियों की आप टोपेरी कर दोगे, नहीं, मैंने अभी आपको दिखाया। इसमें सूटेबल कौन कौन से हैं, डुरंटा प्लूमेरिया अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। डुरंटा प्लूमेरिया है, बोगनविलिया आप लिख सकते हैं, और आपका इनरमी आप कह सकते हैं, ठीक है, इनरमी, ये सारे के सारे सूटेबल हैं। सबसे बड़ी अगर आप टोपेरी की बात करें तो द सम्बेनली सेकपिल, ये मणिपुर के अंतर्गत है, वर्ल्ड की टेलेस्ट टोपेरी है। इसकी प्रेजेंट हाइट की बात करें तो 61 फीट है। कितनी फीट है, 61 फीट है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। उसके बाद आपसे पूछा जाए एज क्या होती है। देखो एज क्या होती है, हेज क्या होती है, दोनों में डिफरेंस समझ लो। एज किसे कहते हैं और हेज किसे कहते हैं, ठीक है। ये रहा एज। जब आप when low growing plant are growing on the border of plot they are called age plant। जब आप लो ग्रोविंग प्लांट्स यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं, उन जब छोटे पौधों को आप ग्रो करते हो, उन्हें कहाँ पर ग्रो किया जाता है, बॉर्डर पे ग्रो कर सकते हो। जो प्लॉट होता है, प्लॉट को पर ग्रो किए जाते हैं। प्लॉट आपने देखे होंगे, जो प्लॉट को डिवाइड करने के लिए जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, या जो प्लांट जो आपको गार्डन हो उसके चारों तरफ जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, वे एज होते हैं। वे क्या होते हैं स्टूडेंट, एज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। इसमें कौन कौन सी एज हैं, जस्टिका है, इसमें आप सनरोज हैं। तो इनका कोई आपसे डेफिनेशन पूछा था तो आपको इतना बताना था, व्हेन लो ग्रोविंग प्लांट आर ग्रोविंग ऑन द बॉर्डर ऑफ प्लॉट दे आर कॉल्ड द एज प्लांट। ओके, ये जो एज प्लांट होते हैं ये क्या कहते हैं, आपको मान लीजिए, देखो आपने इसे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि ये समझ में नहीं आएगा। ये फ्लोरिकल्चर जो होता है, फ्लोरिकल्चर जितना आपको दिखाया जाए उतना समझ में आता है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है इसकी थोड़ी सी, ठीक है। आपने इस तरह के प्लांट्स देखे होंगे। ये जो है इसे क्या बोलते हैं, ये जो है ये एज है, इसे क्या बोलते हैं, एज है। तो ये क्या किया जाता है स्टूडेंट, आपका जो प्लॉट वगैरह होता है या बॉर्डर पर आपको रखा जाता है, ये बॉर्डर पर लगाए जाने वाले प्लांट होते हैं इस तरह से। ये आपने काफ़ी बार देखे होंगे, ये किनारे पर जो लगे होते हैं ये एज होते हैं, ठीक है। हेज क्या होते हैं, हेज जो होते हैं, होते तो वे भी हैं, लेकिन हेज जो होते हैं बड़े होते हैं। हेज जो होते हैं इनसे बड़े होते हैं साइज में, जबकि एज जो होते हैं छोटे होते हैं, ठीक है। उसे भी देख लेंगे हम। ये आपका हेज है। हेज क्या होता है वो भी देखो, उसमें भी क्या किया जाता है, उनको में लो ग्रोविंग प्लांट होते हैं। उन एज में जो क्या था, एज में क्या था कि लो ग्रोविंग प्लांट थे, किसी प्लांट बॉर्डर पर लगाए जाते थे। जबकि हेज क्या है, वैन सरब आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री, यहाँ पर जो सब होती हैं सब को बाउंड्री पर या झाड़ियों में लगाए जाते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, हेज बोलते हैं। इसके लगाने का समय जुलाई से अगस्त होता है। स्पेसिंग की बात करें, जो टेल हेज लगाई जाती है उनकी हाइट 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। जो ड्वार्फ होते हैं उनकी हाइट 20 से 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एक होता है इसमें ट्रिमिंग करना। ट्रिमिंग क्या होता है, जब हेज की हाइट 15 सेंटीमीटर पहुंच जाती है तो उसके ऊपर के पोर्शन को, यानी कि टॉपिड बैक का जो पोर्शन होता है 10 सेंटीमीटर, उसको कट कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिमिंग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपसे पूछे जाएंगे। एज आपसे पूछा जाएगा, हेज आपसे पूछा जाएगा, सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनको सभी को याद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका डिसबडिंग क्या होता है। डिसबडिंग का मतलब क्या होता है, बड को, भाई देखो आप प्लांट है, उस प्लांट में से जो बड है उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, डिसबडिंग कहलाता है। रिमूव ऑफ द बड फ्रॉम द प्लांट, रिमूव ऑफ बर्ड्स, कली, बर्ड्स मतलब कली, फ्रॉम द प्लांट, ठीक है, उसे दैट इज कॉल्ड डिसबडिंग, ठीक है। बट किसी प्लांट को जो कली होती है, प्लांट में जो कली होती है या आई होती है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसे डिसबडिंग बोलते हैं। जैसे गुलाब में होता है, ये किस में होता है, गुलाब, बोगनविलिया, उसमें एक अपना नाम सुना होगा, हिबिस्कस, हिबिस्कस में होता है ये, ठीक है, गुलाब में भी होता है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके 2 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, 2 करने हैं, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन ऑर्नामेंटल गार्डन विद द सुटेबल एग्जांपल। इन्होंने क्या पूछा है, जो फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन पूछा है। स्टाइल ऑफ गार्डन की बात करें स्टूडेंट, तो स्टाइल ऑफ गार्डन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। इनफॉर्मल गार्डन होता है, फॉर्मल गार्डन होता है, फ्री स्टाइल गार्डन होता है और वाइल्ड स्टाइल गार्डन होता है। देखो एक बार वो बता देता हूँ। इनफॉर्मल गार्डन होता है, फॉर्मल गार्डन होता है, वाइल्ड होता है, वाइल्ड मतलब जंगली, फ्री स्टाइल गार्डन होता है। ठीक है, फ्री स्टाइल, ये 4 प्रकार के गार्डन के स्टाइल हैं। उसमें से आपसे कौन सा पूछा है, फॉर्मल पूछा है। हो सकता है आपकी बार आपसे इनफॉर्मल पूछ ले, हो सकता है आपसे आपकी वाइल्ड पूछ ले जंगली, हो सकता है आपके फ्री पूछ ले फ्री स्टाइल गार्डन। तो अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। अगर आप इसे हिंदी में पढ़ोगे कि सर इसे ऑर्नामेंटल ऑफ स्टाइल ऑफ गार्डन को अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो बहुत ही कम समझ में आएगा। कारण ये है कि स्टूडेंट जो ये लैंग्वेज बनी है ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बना है। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको इंग्लिश में ही पढ़े तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है पूरा का पूरा, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। अब देखो स्टूडेंट, स्टाइल ऑफ गार्डन की बात करें तो स्टाइल ऑफ गार्डन में मैंने आपको इससे पूछा है फॉर्मल। आपने एक नाम सुना होगा सर, मैं आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपसे पूछा भी जाता है कि आप फॉर्मल ड्रेस में आओगे क्या या इनफॉर्मल ड्रेस में आओगे। फॉर्मल ड्रेस का मतलब ये है कि पैंट शर्ट आपके पास होनी चाहिए। इनफॉर्मल ड्रेस का मतलब होता है आपके पास जीन्स वगैरह है, कुछ भी पहन के आ सकते हैं आप, जीन्स पहन के आ सकते हैं आप अगर गर्ल्स हैं तो टॉप इस तरह का आप साड़ी जो होती है फॉर्मल ड्रेस में आती हैं। आप दूसरे इस तरह के बहुत सारे कपड़े होते हैं जिनको आप पहन सकते हैं इनफॉर्मल में। शादी में आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां होती हैं जीन्स पहन के आती हैं, तो वो इनफॉर्मल ड्रेस होती है। जबकि अगर साड़ी की बात करें तो वो फॉर्मल ड्रेस होती है। इसी तरह हमारे जो गार्डन्स होते हैं, जो हमारे गार्डन होते हैं, उनको प्रॉपर तैयार करने का कुछ फॉर्मल स्टाइल होता है, कुछ इनफॉर्मल स्टाइल होता है। तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये रहा स्टाइल ऑफ गार्डन। इसमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, बहुत ही कम शॉर्ट में दिया हुआ है, जबकि मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल स्टाइल गार्डन का मतलब होता है जो प्लान होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट कि में ऐसे नहीं हो कि भाई कहीं भी उबड़ खबड़ हो, समान आकार के हो। पर्शियन गार्डन, मुगल गार्डन, इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है, प्लांट जो होते हैं या आपका जो प्लान होता है एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि उसमें कुछ भी सामान नहीं होता है, कोई भी कहीं भी प्लांट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होते हैं। ठीक है, फ्री स्टाइल में क्या होता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को रखा जाता है। जैसे रोज़ गार्डन ऑफ लुधियाना होता है, इंग्लिश गार्डन होता है लाल बाग, ये आपके फ्री स्टाइल गार्डन होते हैं। वाइल्ड स्टाइल गार्डन किसे कहते हैं, जिसमें हम वाइल्ड स्पीशीज को रखते हैं, मैं आपको डिस्कस करूँगा आगे। तो ये तो मैंने जरा सा आपको बताया, ये है क्वेश्चन। ठीक है, आंसर है फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्री, वाइल्ड। ठीक है, अब बात आती है आपसे पूछा गया फॉर्मल गार्डन्स के बारे में। तो फॉर्मल गार्डन आपको यहाँ से स्टार्ट करना था। फॉर्मल गार्डन के फीचर क्या है, जो फर्स्ट प्लान इज ए मेड ऑन अ पेपर एंड देन लैंड इज ए सिलेक्टेड अकॉर्डिंगली। कह रहा है कि जब भी आप फॉर्मल गार्डन बनाओगे उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसे एक पेपर पर प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पर आपने कोई भूमि सेलेक्ट की है, जो भी आपने भूमि आपको जिस भूमि में भी उसको लगाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है लैंड इज लेवल। जब आप लगाओगे यानी कि आप फॉर्मल गार्डन जब भी बनाओगे, वहाँ की जो भूमि होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लेवल में होनी चाहिए, सामान होनी चाहिए। यानी कि उसका आकार ऐसे नहीं कि वो इस तरह की भूमि हो, ऐसे नहीं चली। सामान जिस तरह का ये पेज है, जिस तरह का ये पेज है, सामान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सिमेट्रिकल डिज़ाइन होना चाहिए। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो भी आप डिज़ाइन बनाएं वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, एक सामान का अनुसार होना चाहिए। जियोमेट्रिकल उसके अंदर होना चाहिए। आप स्क्वायर बना सकते हैं, आप रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, आप सर्कुलर बना सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह के बॉर्डर्स आप बना सकते हैं। रोड्स क्या होते हैं, रोड्स एंड पाथ कट इन द राइट एंगल। जब भी आप
रोड बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, तो वो उसके क्या होना चाहिए, रास्ते से कट होना चाहिए राइट एंगल से यहाँ पर, यानी कि कट उसके अंदर लगा होना चाहिए। बैलेंस इज ए सिमेट्रिकल एट द सेम फीचर रिप्लिकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस। जो सेंट्रल एक्सिस का पार्ट है वो उसमें जो सिमेट्रिकल है वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। हेज, एज एंड टोपेरी आर ट्रिमिड। जो आपने हेज बनाई है, एज जो आपने बनाई है, ट्रिमिड की जानी होनी चाहिए, यानी कि जब उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाए। आपने हेज कटर का नाम सुना होगा, आपने हेज को काटते हुए लोगों को देखा होगा, आपने गार्डन्स में जो माली होता है, आपने हेज कटर को, उसको हेज जो होती है बड़ी हो जाती हैं इस तरह से, तो उसको आपने काटते हुए देखा होगा कि ये कह रहा है कि उसमें ट्रिमिड जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हेज बड़ी हो रही है, एज बड़ी हो रही है, आप उसको ध्यान नहीं रख रहे हो, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसको ट्रिमिड की जानी चाहिए। अभी मैंने आपको ट्रिमिड बताया कि जब हेज की हाइट कितनी हो जाती है, 15 सेंटीमीटर हो जाती है, तो उसको ऊपर से 10 सेंटीमीटर वाले पार्सन को कट कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिमिड बोलते हैं या ट्रिमिंग बोलते हैं। ट्री जो होते हैं कैन बी सिलेक्टेड इंडिविजुअल फीचर, आप अलग अलग फीचर वाले प्लांट्स को उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं फॉर्मल गार्डन के, जैसे मुगल गार्डन हो गया, पर्शियन गार्डन हो गया, इटालियन हो गया, फ्रेंच हो गया, अमेरिकन गार्डन। ये जो गार्डन्स हैं ये फॉर्मल गार्डन के उदाहरण हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मल गार्डन दिखने में कैसा होता है, आप देख सकते हो मुगल गार्डन आपने देखा होगा। मुगल गार्डन एक अच्छे तरह राष्ट्रपति भवन है ये, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में आप देखिए हर चीज़ यहाँ सिमेट्रिकल है, सामान है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को यहाँ पर हेज बड़ी बड़ी हो रही है, ठीक है। आपको मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल गार्डन दोनों दिखाता हूँ, फिर मुझे बताना कि क्या अंतर है। ये इनफॉर्मल गार्डन है, ये इनफॉर्मल गार्डन है, ठीक है, और ये आपका फॉर्मल गार्डन है। इसमें और इसमें बहुत सारा धरती आसमान का अंतर है। कारण क्या है कि इसमें जो है किसी भी तरह का कोई भी आप लैंड को प्लान नहीं करते, लैंड जो होती है प्लान नॉट बी सिलेक्टेड ऑन द पेपर, या किसी भी काम को हम पेपर पर नहीं करते हैं। जहाँ हमारा मन करे वहाँ प्लांट लगा दिया, जहाँ हमारा मन करे वहाँ पर हमने हेज लगा दी, जहाँ हमारा मन करा हमने कुछ भी कर दिया, ठीक है। बट गार्डन को बनाना है, बस मेन उद्देश्य ये होता है। ये देख लीजिए आप, ये कोई भी वो नहीं है। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, ये जंगली गार्डन है, इसमें किसी तरह का कुछ नहीं आपको दिख रहा है, कौन प्लांट्स कहाँ लग रहे हैं कुछ नहीं पता। देखो कहाँ क्या चीज़ें ग्रो हो रही है, ये सब जंगली है, ठीक है, समझ में आया। तो ये मेरा कहने का, आपको समझाने का उद्देश्य ये है कि आपको समझ में ज़रूर आनी चाहिए चीज़ें। अब फीचर जो होते हैं इनफॉर्मल गार्डन के फीचर की अगर हम बात करें तो हम देख लीजिएगा। प्लान इज फोर्स फिट द लैंड। प्लान जो होता है, जब भी आप प्लान बना रहे हो वो फोर्स किया जाता है, ज़बरदस्ती भूमि पर फिक्स किया जाता है, किसी भी काम को पेपर पर नहीं रखा जाता है। मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो नेचुरल सीनरी होती हैं उसको हम कैप्चर करना होता है। लैंड इज़ नॉट लेवल, देखा होगा अभी मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर जो भूमि है लेवल में नहीं होती हैं। एसिमेट्रिकल डिज़ाइन है, किसी भी कोई भी काम सामान नहीं है। नॉन जियोमेट्रिकल्स बेड हैं, बॉर्डर्स हैं, किसी भी तरह का जियोमेट्रिकल्स बॉर्डर को वहाँ पर यूज नहीं करते हैं। अनट्रिमिड हेज होती हैं, ठीक है, उल्टा है सब कुछ, किसी भी तरह का उसमें आपने ट्रिमिंग नहीं की है, कटिंग वगैरह आप नहीं करते हो। इंडिविजुअल प्लांट आर नॉट सिलेक्टेड, कोई भी प्लांट्स आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई भी सिलेक्टेड यानी कि इंडिविजुअल कोई भी अलग अलग प्लांट्स नहीं लगाते, कोई भी प्लांट्स कहीं पर लगा दिया। जापानीज गार्डन होते हैं, चाइनीज गार्डन होते हैं और इंग्लिश गार्डन, ये इनफॉर्मल गार्डन के उदाहरण है स्टूडेंट, ठीक है। देख लीजिए इसमें बहुत सारा फ़र्क है। बताओ इसमें क्या आपने भूमि लेवल है, नहीं है। प्लान आपने सिलेक्ट किया है, भूमि पहले पेपर पर नहीं किया है, आपने फिट किया है, ज़बरदस्ती बना दिया इस गार्डन को। क्या यहाँ पर हेज को ट्रिमिट किया जा रहा है, कुछ नहीं। देखो कितने बड़े हो रहे हैं प्लांट्स, किसी तरह का कोई, बट ये है कि बस जो ब्यूटीफुल सीनरी है उसको कैप्चर करने का काम है। उसके बाद है आपका वाइल्ड स्टाइल फ्री स्टाइल गार्डन। फ्री स्टाइल गार्डन में क्या होता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को रखा जाता है। कुछ हिस्सा इनफॉर्मल गार्डन का रखा जाता है, कुछ हिस्सा फॉर्मल गार्डन का रखा जाता है। दोनों के गार्डन के बाद जो मिलकर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री स्टाइल गार्डन बोलते हैं, ठीक है। वाइल्ड स्टाइल गार्डन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें केवल और केवल गार्डन को सुंदर बनाने का काम होता है और कुछ नहीं होता है। चाहे आप उसमें किसी तरह का कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करते, नो रूल्स आर फॉलो हेयर देयर, ठीक है, किसी भी प्रकार के कोई भी रूल्स को आप फॉलो नहीं करते हो।
वाइल्ड स्टाइल गार्डन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। बताओ यहाँ पर क्या किस तरह का कोई रूल फॉलो किया जा रहा है? किसी भी तरह का कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ गार्डन की बात करें तो पर्शियन गार्डन, मुगल गार्डन, फ्रेंच, इटालियन, अमेरिकन गार्डन, ये फॉर्मल ईस्टर्न गार्डन के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे फॉर्मल गार्डन के उदाहरण हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि नहीं 2 फॉर्मल गार्डन के नाम बताइए, तो आप इनमें से लिख सकते हैं। इनफॉर्मल गार्डन जैसे इंग्लिश है, जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, इनफॉर्मल गार्डन के उदाहरण हैं। मुगल गार्डन जो होता है इसमें क्या होता है आपने देखा भी होगा, इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये। मुगल गार्डन के फीचर पूछे जाते हैं, फीचर ऑफ मुगल गार्डन आपने देखा होगा, द साइट एंड द स्टाइल ऑफ डिजाइन, ठीक है। वाल्स होते हैं, दीवारें होती हैं, गेट बने होते हैं, टेरिस बने होते हैं, पानी जो होता है चलता रहता है, रनिंग वाटर होता है। आपने मुगल गार्डन में देखा होगा कि मुगल जो ताजमहल है, ताजमहल के सामने इस तरह का एक पानी है और पानी जो होता है वो चलता रहता है, तो बताता है रनिंग वाटर। रनिंग ऑफ वाटर बताता है कि जो लाइफ है आपकी, जो ज़िंदगी है आपकी, जो लाइफ है वो भी आपकी ऐसी चलती है जैसे ये पानी चलता है। बारादरी होती हैं, बारादरी मतलब 12 द्वार होते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं मुगल गार्डन के ये। टॉम एंड मॉस्क्यू होते हैं, मस्जिद वगैरह होते हैं, टॉम बने होते हैं, फ्रूट्स, प्लांट एंड फ्लावर्स उसमें लगे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट। रनिंग वाटर, स्ट्रीम्स एंड फाउंटेन्स, बारादरी हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये निशांत बाग हैं। आप थोड़ा सा फीचर, ये मुगल गार्डन है। देखो ये जो पानी चला हुआ है ना, ये रनिंग वाटर, इसे बोलते हैं रनिंग वाटर, ठीक है। द फीचर ऑफ द मुगल गार्डन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुगल गार्डन द पिंजौर हरियाणा, ये पिंजौर कहाँ है? पिंजौर हरियाणा का नाम आपने सुना होगा, ये मुगल गार्डन वहाँ का है। मुगल गार्डन द पिंजौर हरियाणा, ठीक है। ये ताजमहल सफदरगंज टॉम नई दिल्ली के अंदर है, आप इस तरह का देखेंगे। कौन कौन से प्लांट लगाए जाते हैं गार्डन्स में, आप इसमें सब आपसे पूछे भी जाते हैं। कौन सा नहीं लगाया जा सकता? पपैया, पपैया नहीं लगा सकते हम, ठीक है। मुगल गार्डन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपका शालीमार गार्डन है, लाहौर में है। लाल बाग ढाका में है। फोर्ट ऑफ द शालीमार गार्डन जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। साइट्स ऑफ द मुगल गार्डन इंडिया, ये इंडिया में है। पाकिस्तान की तो बात हम नहीं कहते हैं, पाकिस्तान नहीं जाना है। इंडिया की बात करें तो ये सब ताजमहल है, राम बाग है, मेहताब बाग है, सफदरगंज है, शालीमार बाग है, ये सब इंडिया के अंदर मुगल गार्डन है, ठीक है। फीचर ऑफ पर्शियन गार्डन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके कोर्स में भी नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इसको पढ़ लेना, PDF हम भेज देंगे इसको। इतना था स्टूडेंट, इसको पढ़ने के लिए आपको इतना ज़रूरी था, ठीक है। ये ज़रूरी है, स्टाइल ऑफ गार्डन ज़रूर पढ़ के जाइएगा, 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से लिख सकते हो। क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये तो हो गया डिस्कस आपसे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना था? डिस्कस द रोल ऑफ द लैंडस्केपिंग द इंक्रीज द अर्बनाइजेशन इंडिया। ये जो कह रहा है भारतवर्ष में बढ़ते शहरीकरण में बागवानी की भूमिका निभाई है। यानी कि जब जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनकरण बढ़ रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, शहरीकरण जब बढ़ रहा है तो शहरीकरण में हॉर्टिकल्चर्स में जो लैंडस्केपिंग है उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, उसके बारे में बताना था आपको। कि देखो जब आप शहरीकरण बढ़ेगा तो उसमें गार्डन्स की ज़रूरत होगी, गार्डन्स बनाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कुछ कॉलोनियाँ बनती हैं तो वहाँ पर गार्डन्स भी डेवलप होते हैं ताकि लोग वहाँ पर बैठ सकें, ठीक है, आराम कर सके, घूम सके। तो ये सब चीज़ें थी, इसमें आपको अपने दिमाग से लिखना था, ठीक है। थोड़ा सा और कुछ अगर आप चाहे तो इसको गूगल पर अगर आप डालोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा क्वेश्चन ये। डिफाइन द लोन, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेथड्स, मेंटेन ऑफ द लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोन क्या होती है, लोन तैयार करने की विधि कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप कह सकते हैं यार लोन, द हार्ट ऑफ द गार्डन, द हार्ट ऑफ गार्डन, गार्डन जो होता है उसका दिल कहा जाता है लोन को, ठीक है। अगर आपके गार्डन के अंदर लोन नहीं है तो आपका जो गार्डन है उसके अंदर दिल नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि आपका जो लोन है उसमें, आपका जो गार्डन है उसके अंदर लोन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से सिलेक्शन ऑफ द ग्रास कौन कौन से हैं, जैसे बरमुंडा ग्रास हैं, साइनोडियम डैक्टिकम, दूब घास या हरियाली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरियन ग्रास का यूज होता है, जोसिया जापानी का।
मैनिला ग्रास होते हैं जोसिया मैट्रिला, कोरियन वेवलेट ग्रास होते हैं जोसिका टेनिफोलिया, और कारपेट ग्रास होते हैं एक्सोनोपस और एफिनेंस। ठीक है, ये सारे के सारे कौन कौन से हैं, सिलेक्शन ऑफ ग्रास है, बरमुंडा ग्रास, कोरियन ग्रास, मैनिला ग्रास, कोरियन वेलवेट ग्रास। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। प्लांटिंग ऑफ ग्रास की बात करें, कौन कौन से मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ये मेथड है। मेथड्स में आपका डिबलिंग ऑफ रूट्स होता है, मोस्ट कॉमन चीपेस्ट मेथड होता है ये डिबलिंग ऑफ रूट्स। मोस्ट कॉमन है, चीपेस्ट मेथड ऑफ प्लांटिंग है। देखो डिबलिंग ऑफ रूट्स में क्या होता है कि आप रूट्स लाते हो, लगा देते हो, उससे क्या होगा, उन्हीं रूट से क्या होंगे, आपका जो ग्रास है, लॉन है, वो बन जाता है, इसलिए वो मोस्ट कॉमन है, वो चीपेस्ट है, यानी कि सस्ता है। उसके बाद आप सीड ला दोगे, आप लॉन यानी कि आप बरमुंडा ग्रास जो होता है उसका सीड आप लगा दोगे तो सीडलिंग के द्वारा भी तैयार होता है। टर्फिंग क्या होते हैं, क्विकेस्ट मेथड होता है टर्फिंग। टर्फिंग में क्या होता है कि आप लोगों ने, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, टर्फिंग में क्या होता है कि आप आर्टिफिशियल लॉन होती है वो उठा के आपको चिपकानी होती है। आपने आजकल देखा होगा कि जो मोबाइलों की दुकानें होती हैं या कहीं ऑफिस होते हैं, उसके पीछे जो दीवार होती है उस पर आपने लॉन देखा होगा हरा हरा। ठीक है, वो प्लास्टिक वाला होता है, वो चिपका देते हैं बस। ठीक है, ब्रिकिंग क्या होते हैं, तो ये टू रिप्लेस फ्यू अनहेल्थी प्लेसेस इन वेल मेंटेनेंस लॉन इन दिस मेथड यूज। इसमें क्या होता है कि जो ब्रिकिंग का मतलब होता है कि जब कुछ लॉन ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ ग्रास ऐसा होता है जो स्वस्थ नहीं होता है, हेल्थी नहीं होता है। ठीक है, जब हम उसको रिप्लेस करते हैं तो उसको हम ब्रिकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ पॉलीथीन के द्वारा है, ट्रप प्लास्टिंग के द्वारा है, ये सब है। लॉन के अंदर बीमारियां भी लगती हैं, बिल्कुल लगती हैं। फेरी रिंग एक बीमारी होती है, फंगस के द्वारा लगता है, जिसका नाम होता है मासिमियोस ओडिडोडस। ठीक है, पहले येलो कलर की हैं, ड्यू टू नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा लॉन जो होता है पीले कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। कितने परसेंट आपका गार्डन का, कितने जो गार्डन है उसमें कितने परसेंट लोन होना चाहिए, 60 से 65%, 60 से 75%, 75% लोन होना चाहिए। सीड रेट की बात करें तो लोन का सीड रेट 12 किलोग्राम प्रति एकड़ होना चाहिए, या आप कह सकते हैं 25 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर, या 2.5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए। ठीक है, ग्लाइफोसेट क्या होता है, एक एमरजेंसी हर्बिसाइड्स होता है जो लोन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब लोन के बारे में था। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बताया है। ठीक है, शॉर्ट वे में मैंने आपको ये डिस्कस किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये लोन है। ठीक है, आपने इस तरह का देखा होगा गार्डन में, ये लोन होते हैं। ठीक है, लोन क्या होता है, लोन इज एरिया एन एरिया वे द ग्रास इज अ ग्राउंड एज द ग्रीन कारपेट ऑफ फॉर ए लैंडस्केप एंड इज द बेसिक फीचर ऑफ एनी गार्डन। ठीक है, तो ये जो लोन होता है एक एरिया होता है जहाँ पर जो ग्रास होते हैं उनको ग्रो किया जाता है। ये ग्रीन कारपेट की तरह बिछे होते हैं लैंडस्केप में। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर है ऑफ एनी गार्डन। कोई भी गार्डन हो उसके अंदर लोन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, बात करें तो इन जनरल लॉन शुड बी द वाइड ओपन एंड द एक्सेस टू द डायरेक्ट सनशाइन स्पेशली द फ्रंट ऑफ द रोकरी एंड द वाटर पोल। कह रहा है कि जो गार्डन जो लॉन है वो वहाँ पर जनरली बनाए जाए जहाँ पर वाइड ओपन एरिया है। ठीक है, और वहाँ पर जो सनशाइन है यानी कि सूरज जो होता है डायरेक्टली आ सकें। स्पेशली इसको यहाँ पर बनाए जहाँ पर रोकरी वगैरह होती है। ठीक है, वाटर पूल वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ पर इसको ग्रो करें। डिफरेंट द लोन एंड टर्फ, जो टर्फ होते हैं और लोन जो होता है उसमें डिफरेंट क्या अंतर होता है। जो टर्फ होता है ग्रास अंडर द हाई मेंटेनेंस। ठीक है, जबकि लो होता है जो ग्रास अंडर द लो मेंटेनेंस। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है। ये स्पोर्ट्स में रखा जाता है टर्फ को और ये होम पर रखा जाता है लोन को। ठीक है, दोनों में अंतर यही है, ये हाईली मेंटेनेंस होता है, ये लो मेंटेनेंस होता है। इसको घरों में यूज किया जाता है, इसको स्पोर्ट्स वगैरह में यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रास की बात करें तो ये वार्म होता है, कूल होता है, कूल सीजन का, वार्म सीजन का। वार्म सीजन में जो यूज किए जाने वाले ग्रास हैं वो कौन कौन से हैं। सैनेडोन डैक्टोकॉम, जिसे हरियाली या दूब ग्रास के नाम से जानते हैं। टेक्सचर की बात करें तो मीडियम फाइन टेक्सचर होता है। सिचुएशन की बात करें तो ये सूटेबल फॉर द ओपन सनी लोकेशन है। ठीक है, वहाँ पर उगा सकते हैं जहाँ पर धूप आती हैं।
ये सब आप पढ़ लेना, इसमें से जोशी का, जापानी का, ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप, ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ग्रास आइडेंटिफिकेशन ग्रोथ हैबिट्स पे आप देख सकते हो। लीफ जो होती है, टिप, पत्तियों पर देख सकते हो। लीफ का जो टेक्सचर होता है, जो कलर होता है, इन सभी पर आप, ये सब ग्रास आइडेंटिफिकेशन है। ये बंच टाइप ग्रास होते हैं, बंच टाइप, ठीक है, इस तरह का आपने देखा होगा, ये बंच टाइप है। ये राइजोम टाइप के होते हैं, आप लगा दीजिए तो राइजोम ये ग्रो होते रहेंगे हर साल। ये आप सोलोनी फिरोक्स, ठीक है, बोट सेफ लीव, ये सब आप देख सकते हो। ये सब मेथड ऑफ लोन इम्पोर्टेंट है, मेथड ऑफ लोन की बात करें तो इम्पोर्टेंट है ये आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको कि इसे हम सीडलिंग के द्वारा कर सकते हैं, सोडिंग के द्वारा कर सकते हैं, टर्फिंग के द्वारा, प्लॉगिंग के द्वारा, स्प्रिंगिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ प्लांटिंग मेथड्स में क्या क्या होते हैं। ये देखो, ये हैंड के द्वारा है, आप सीड को लाइए और सोविंग कर दीजिए, इससे हो जाएगा आपका, ठीक है, हैंड सीडलिंग है। ये मशीनरी पावर्ड सीडलिंग है, मशीन में के द्वारा तैयार किया जाता है। ये हाइड्रोसीडर होते हैं, हाइड्रोसीडर्स, ठीक है, यहाँ पर यूज नहीं होते हैं। सोडलिंग होते हैं, इस तरह का आपने देखे होंगे, इस तरह के चिपकाते हुए लोगों को आपने देखा होगा। ये जो होता है ये आपका टर्फिंग होता है, टर्फिंग मेथड्स होता है ये, ठीक है। प्लगिंग का मतलब होता है कि आप इस तरह के इसको हिस्से को निकाल कर अलग जहाँ भी आप चाहो तो उसको लगा सकते हैं, प्लगिंग होता है। जैसे आपने प्लगिंग चार्जर फ्रॉम द मोबाइल, ठीक है, जब चार्जर से फ़ोन निकालते हो ना तो कोई भी चार्जर फिर आप दूसरे फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ सेम कंडीशन इसमें भी होती हैं, ठीक है। इस तरह के आप ये सब आपने देखे होंगे स्टूडेंट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है मैंने अभी बता दिया, क्लोरोसिस हो जाते हैं, इम्प्रॉपर मूविंग होते हैं, मूविंग वाटरिंग होती हैं, सब चीज़ें हैं प्रॉब्लम में। इनके सिम्टम्स हैं, इनके इसका समाधान भी हैं, आप चाहे तो इन पर लिख सकते हैं कुछ। प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो मैंने अभी आपको कुछ बीमारी बताई थी उसमें, ठीक है, ये सब में। तो ये था आपका लोन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं सेक्शन सी में, लॉन्ग क्वेश्चन में।